हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सेकंड पेपर है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार, इसके टॉप 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। इस पीडीएफ में टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो पेड स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड किए जा चुके हैं। एंड अगर आप पेड कंटेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें जो ये नंबर दिया गया है 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप भी नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कंटेंट लेकर के कम समय में अच्छा और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आज के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा क्या है और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अवधारणा लिखते हुए इसके क्या क्या सिद्धांत थे उस पर बात करेंगे हम लोग। बेसिक शिक्षा योजना, कितना कॉमन, कितना सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको समझेंगे और टैगोर के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालेंगे एंड गिज्जू भाई की बात करेंगे। ये सभी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आते हैं टॉपिक पे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, इसके गुण और दोषों की सूची बनाइए। यानी कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, अवधारणा पूछ रहा है तो आप पहले अवधारणा लिखेंगे, फिर अर्थ लिखेंगे, फिर परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके गुण और दोषों पर पहुंचेंगे। सूची बनाइए, यानी कि गुण और दोष आपको यहाँ पे बताने हैं। सतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब होता है निरंतर। मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन में बताया हुआ है। निरंतर यानी कि कंटिन्यू, लगातार। सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों की विद्यालय पर आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है। ओके, 2009 में भारत की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यह एक अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया मानी गई है। सतत और व्यापक, सतत का मतलब होता है लगातार होना, निरंतर, और व्यापक का मतलब होता है बड़े लेवल पे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों और उपकरणों के द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के वृद्धि और विकास, यानी कि बच्चों की जो ग्रोथ होती है, बच्चों का जो डेवलपमेंट है, उसके जितने भी क्षेत्र हैं उनका सतत यानी कि निरंतर और नियमित आकलन करना होता है। इसके द्वारा विभिन्न विधियां, बहुत सारे मेथड्स, टूल्स के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। अब अगर बात करें सतत मूल्यांकन की, सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चे का आकलन सतत, निरंतर और नियमित किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चलता रहता है, ठीक है। व्यापक की अगर बात करें तो व्यापकता से मतलब है बच्चे के समस्त जो भी उसकी स्किल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनके डेवलपमेंट से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित है, जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक भी होता है। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है। ये जो गुण होते हैं बच्चे के अंदर, ये धीमी गति से डेवलप होते हैं और वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता भी इसमें होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के कुछ गुण भी होते हैं। देखिए, इसकी क्वालिटीज़ की बात करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का सतत यानी कि लगातार पक्ष मूल्यांकन की निरंतरता और आवर्तिता, जिसको पीरियोडिसिटी कहते हैं, पर ध्यान देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति को इंडिकेट करता है, जिसमें विद्यार्थियों के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक भाग बालक के व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास का ध्यान रखता है। इसमें शैक्षिक और सहपाठचारी पक्षों का विकास भी सम्मिलित होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर और आवधिक यानी पीरियोडिक मूल्यांकन को ध्यान में रखता है। सहपाठचारी क्षेत्रों का आकलन निर्दिष्ट कसौटियों के आधार पर और व्यक्तिगत सामाजिक विशेषताओं का आकलन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। ये इसके कुछ गुण हैं। दोष की अगर बात करें तो अधिक समय लगना, सतत और व्यापक मूल्यांकन में समय अधिक लगता है, यानी कि इस जो निरंतर और बड़े लेवल पे जो आकलन किया जाता है मूल्यांकन, उसमें जाहिर सी बात है जो चीज़ बड़े लेवल पे होगी उसमें टाइम लगेगा। शिक्षकों को बाहरी काम का बोझ, अल्पावधि मूल्यांकन में शिक्षकों के काम का बोझ बढ़ जाता है। जब अल्पावधि यानी कम समय में मूल्यांकन करना होता है, टीचर्स पर लोड बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यह टीचर्स के
परीक्षण, दक्षता और कुशलता की मांग करता है। बाह्य परीक्षा के बिना अपूर्ण। बाह्य परीक्षा की अनुपस्थिति में मूल्यांकन की प्रत्येक योजना में वर्ष के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा बहुत आवश्यक होती है। संख्या और तीव्रता में वृद्धि। सतत और व्यापक मूल्यांकन में रिश्वतखोरी जैसी बुरी चीज़ें संख्या और तीव्रता में बढ़ सकती हैं। ये इसके दोष होते हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने अवधारणा, अर्थ, परिभाषा को समझा, इसके गुण और दोषों की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अवधारणा लिखते हुए इसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। यानी कि हम राष्ट्रीय जो NCF 2005 है इसको समझेंगे, फिर इसके सिद्धांत को समझेंगे। 2005 के NCF का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर का जो सभ्यता और प्रगति था उसको आधार मान करके किया गया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए UGC के जो पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूहों का गठन किया गया। NCF 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। ठीक है, यानी कि NCF 2005 का जो निर्माण है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में किया गया और इस दस्तावेज में कुल 5 अध्याय हैं। कितने हैं? 5। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इस समिति ने पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया है। इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटंत प्रणाली से बच्चों को मुक्ति दिलाना है, यानी रटने पर फोकस नहीं है। शिक्षा को बाल केंद्रित यानी कि बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी है। परीक्षा प्रणाली में सुधार करने और लिंग, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले जो भेदभाव हैं उनको समाप्त करने की बात इसमें कही गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य जो सूत्र है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चों पर जोर नहीं देना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना है। क्या करना है? बच्चों का जो स्कूली जीवन है उसको बाहर के जीवन से जोड़ना है। ठीक है, अब इसमें पहला सिद्धांत आता है मानवता का सिद्धांत। मानवता का सिद्धांत जो है इसमें कहा गया है मानवीय मूल्यों का महत्व न केवल भारतीय स्तर पर अपितु वैश्विक स्तर पर भी है। ठीक है, जो मानवीय मूल्य हैं इनका महत्व केवल मानवीय मूल्यों में हमारा जैसे प्रेम, सहयोग, परोपकार ये सब चीज़ें आती हैं, ये भारतीय स्तर पर ही नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर है। भारतीय परंपरा मानवीय मूल्यों पर आधारित रही है हमेशा से ही। इसलिए पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही ऐसे प्रकरणों, ऐसे टॉपिक्स का समावेश किया गया है जिससे छात्रों में प्रेम, सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, भाईचारे की भावना ये सब चीज़ें डेवलप हो सकें। दूसरा है एकता का सिद्धांत। राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र की अखंडता को बनाने के लिए, हमारा भारत जो है इसमें विविधताओं में एकता है, यानी कि अलग अलग जाति, धर्म, समूह, लिंग के लोग रहने के बावजूद भी हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। तो विविधताओं में एकता है। अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए इसीलिए इसको एकता का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। पाठ्यक्रम में एकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। विभिन्न संस्कृतियों को एकता के सूत्र में पिरोते हुए धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न भाषाओं के समाधान के लिए भी इस पाठ्यक्रम में विचार विमर्श किया गया है। संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि हमें जो संस्कृति हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है, हमें उसको बचा करके रखना है, अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करना है। भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृतियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व मानवता, नैतिकता, सामाजिकता, आदर्शवादिता और समन्वयता आदि को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा रुचि का सिद्धांत। यह सबको पता है, रुचि का सिद्धांत ये सबको पता है कि रुचि के अभाव में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी रूप से नहीं चल सकती है। मान लीजिए अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो चाहे आप जितनी सरल भाषा में समझा दो, बालक के समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है ना। तो इससे जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण के समय शिक्षकों की रुचि, छात्रों की रुचि, अभिभावकों की रुचि को विशेष स्थान दिया गया है।
सामाजिकता का सिद्धांत कहता है समाज और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। पाठ्यक्रम में सामाजिक पहलू को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उन सभी सिद्धांतों एवं प्रकरणों का समावेश किया गया है जो स्वस्थ एवं आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। इस पाठ्यक्रम में सामाजिकता के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। तो निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उन सभी सिद्धांतों को महत्व दिया गया है जो कि उत्तम पाठ्यक्रम की संरचना में सहायक सिद्ध होते हैं, यानी कि जिनके माध्यम से हमारा जो पाठ्यक्रम है वो उत्तम कोटि का, उच्च कोटि का बन जाता है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु एवं सामाजिक परिस्थितियों ने समन्वय स्थापित करते हुए छात्र के लिए सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को हमने समझा, इसके सिद्धांतों की बात कर ली। अगला क्वेश्चन कहता है बेसिक शिक्षा योजना पर टिप्पणी करते हुए इसके सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। बेसिक शिक्षा योजना जो गांधी जी ने दी थी, तो इसके बारे में हमको बताना है, इसके सिद्धांत क्या है उनके बारे में बताना है। देखिए, गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के समक्ष बेसिक शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया था। इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। कुछ शिक्षाविद इसे बेसिक शिक्षा योजना की संज्ञा देते हैं, कुछ इसे बेसिक शिक्षा योजना कहते हैं, कुछ वर्धा कहते हैं, वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं, कुछ अलग नाम से इसको जाना जाता है या बुनियादी भी कहते हैं। गांधी जी ने इसी शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण देना नहीं है, सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण देना नहीं है, वरन उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है। यानी कि इसका मतलब ये था कि शिक्षा का मतलब हमको सिर्फ मेंटली ट्रेंड नहीं करना है बच्चे को, बालक को स्किल्स सिखानी है, कौशल उसको सिखाने हैं, हाथ से काम कर सके बच्चा, जैसे छोटे छोटे उद्योग है ना, छोटी छोटी चीज़ें बना करके मार्केट में जाए है ना, जिससे स्कूल का खर्च निकले, बच्चा अपना खर्च निकाले, ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखानी है। ओके, तो इस तरीके से कहा गया कि माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है, साथ ही मानव के हृदय और उसकी आत्मा का उन्नयन भी करना है। आगे बढ़ेंगे, बेसिक शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं जिनकी हम बात करेंगे। सिद्धांत क्या है, समझिए पॉइंट को। शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत पहला सिद्धांत है। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे कि मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का हनन होगा। ये कार्य असत्य है और मानवीय कसौटी पर हिंसा है। उन्होंने सबसे पहले इस बात पर ही बल दिया कि राज्य को 7 से 14 जो आयु वर्ग के सभी बच्चे हैं, 7 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है शिक्षा को आत्मनिर्भर अथवा सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत। गांधी जी के सामने सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न था। वो शिक्षा को अनिवार्य करना चाहते थे, निःशुल्क भी करना चाहते थे। ठीक है, और उस समय राज्य के पास इसकी व्यवस्था करने के साधन नहीं थे कि अगर हम शिक्षा को अनिवार्य तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन निःशुल्क कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया। हस्तशिल्पों में उनका अनुमान था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकलेगा। जब बात ये आई कि इतना पैसा नहीं है कि हम टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे, विद्यालय का खर्च कहाँ से निकलेगा, निःशुल्क कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हम विद्यालय में छोटी छोटी चीज़ें बच्चों से बनवाएंगे, हम उनको सिखाएंगे, फिर बच्चे बनाएंगे, वो मार्केट में जाएंगी, बिकेंगी, उससे विद्यालय का खर्च निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम निःशुल्क कर सकते हैं। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा मानते थे और उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर रहे थे, पढ़े लिखे व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों को बेवकूफ़ बना रहे थे। तभी गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सबको अपने उत्थान के समान अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था।
जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसका भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित करके उसे उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया था। और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत, यानी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है, ठीक है। उसी के माध्यम से जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा अभिव्यक्ति के आधारभूत माध्यम मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सिद्धांत स्वीकार किया गया। शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत, शिक्षा को किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग पर केंद्रित करने के पीछे गांधी जी के कई विचार थे। पहला विचार यह था कि बच्चों को कायिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे कि कायिक श्रम क्या होता है। बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, वे सबका उदय करना चाहते थे, वे शिक्षा को गांवों के जीवन से जोड़ना चाहते थे, वे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। यही सब रीजन्स थे। स्कूलों में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का व्यय निकालना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने हस्तकौशल पर बल दिया, ठीक है, ताकि बच्चा भी स्किल्स सीखेगा और विद्यालय का भी खर्च निकलेगा, तो ये सभी काम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों की विवेचना कीजिए। पाठ्यक्रम क्या होता है और टीचिंग मेथड्स उनके द्वारा क्या दी गई हैं गिज्जू भाई के अनुसार, इनकी बात करेंगे। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया क्या इससे पहले? हाँ, टैगोर की बात करेंगे इससे पहले। टैगोर की, टैगोर के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालते हुए इसके शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। टैगोर जी का शिक्षा दर्शन, टैगोर ने अपने समय की शिक्षा का घोर विरोध किया। टैगोर जो थे, उनके समय की जो शिक्षा थी उसका उन्होंने घोर विरोध किया। वे शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे कि शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन नामक शैक्षिक संस्था की स्थापना करके अपने सपनों को मूर्त रूप भी दिया, क्रांतिकारी परिवर्तन भी लेकर के आए। उनका विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है, उसको फ्री एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। वे चाहते थे कि बालक प्रकृति और समाज दोनों से सीखे, प्रकृति से भी सीखे, समाज से तो बच्चा सीख ही रहा है, एटमॉस्फेयर से भी सीखे, प्रकृति से भी सीखे, बालकों को वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त हो। वे कहते थे कि शिक्षा जीवन के फलस्वरूप होनी चाहिए। यदि शिक्षा वास्तविक जीवन से अलग हो जाएगी तो समाज को इससे कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। शिक्षा को प्रकृति और मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए। शिक्षा जो है वो प्रकृति और मनुष्य से निरंतर रिलेट करती हो और उनकी व्यवस्था इन दोनों की संगत में ही होनी चाहिए। टैगोर ने लिखा है, प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से टैगोर जी का ये शिक्षा दर्शन है। अब हम बात करेंगे टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या थे। देखिए, सुनील चंद्र सरकार के अनुसार उन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं ही की जिनका प्रतिपादन उन्हें आगे चलकर अपने ही लिए करना था और जिन्हें शांति निकेतन में व्यवहारिक रूप भी देना था। टैगोर की शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, नंबर 1 तो शिक्षा को सजीव एवं गतिशील होना चाहिए, सजीव और गतिशील हो। बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, बालक को मातृभाषा में सिखाइए। मातृभाषा का मतलब जहाँ विद्यालय है और जैसी बालक की लैंग्वेज है उसको उसी भाषा में सिखाया जाए। बालकों की शिक्षा नगर से दूर प्रकृति के प्रांगण में होनी चाहिए, नगर गांव के कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। बालकों में संगीत, एक्टिंग, अभिनय और आर्ट की योग्यता का डेवलपमेंट होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ये टैगोर की शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत थे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये कहता है, गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों की विवेचना कीजिए। गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, आइए इसको समझते हैं। गिज्जू भाई ने अनुभव किया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, समय विभाजन इत्यादि में कृत्रिमता है, शिक्षा में जीवन की सहजता नहीं है। अतः उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे यानी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालक के पाठ्यक्रम निर्धारण पर बल दिया कि देखिए, हर बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि अलग अलग होती है। हम सब जो है एक दूसरे से अलग हैं,
तो जो बालक जैसा है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार कीजिए। वे पाठ्यक्रम में कविताओं, इतिहास, चित्रकला और गणित इन सब चीज़ों पर बल देते थे। वे आध्यात्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर बल देते थे कि जो भी सिलेबस हो उसमें आप आध्यात्मिक शिक्षा को इंक्लूड कीजिए, ताकि बालक को जीवन में आध्यात्मिक सुख मिले, उसका जीवन सार्थक हो जाए। अब जो गिज्जू भाई हैं उन्होंने किन किन टीचिंग मेथड्स पर जोर दिया, उन टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं। देखिए, शिक्षण विधियों के संबंध में गिज्जू भाई के प्रमुख विचार हैं। क्या विचार हैं? पूर्व विद्यालयी शिक्षण के क्षेत्र में प्रचलित परंपरागत विधियां, भाषण एवं पाठ्यपुस्तक विधि का अंत होना चाहिए, यानी कि लेक्चर मेथड का विरोध किया इन्होंने। इस क्षेत्र में परिवर्तन एवं प्रयोग नितांत आवश्यक है। पूर्व विद्यालयी शिक्षण में परिवर्तन की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों में परिवर्तन है, और ये शिक्षण विधियों के बारे में उनके विचार हैं। पूर्व विद्यालय शिक्षण क्षेत्र में औपचारिक विधियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र की विधियां अनौपचारिक, सहज, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि इनका विचार है कि बालक को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाओ। गिज्जू भाई ने पूर्व विद्यालय शिक्षण में मॉन्टेसरी पद्धति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। वो कहते हैं कि जो मॉन्टेसरी पद्धति है ये ठीक है, इसे बालक के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त भी इन्होंने समझा है। ओके, नेक्स्ट वन है 6th नंबर पॉइंट है, पूर्व विद्यालय शिक्षण के जिन विधियों पर गिज्जू भाई ने बल दिया है वे विधियाँ, जैसे नाटक पद्धति है, बालक को नाटक के माध्यम से करके सिखाओ, है ना, बच्चा सामने देख भी रहा है, सुन भी रहा है तो जल्दी समझेगा। कहानी कहना है, भ्रमण बच्चे को आप घुमाने ले जा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो गया, इन सब माध्यम से आप बच्चों को सिखाओ। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जोर दिया है गिज्जू भाई ने जो है टीचिंग मेथड्स पर। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से पेपर सेकंड के भी 10 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। पेड कंटेंट के लिए आप हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी नोट्स होते हैं वो PDF में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।